इंटीग्रेशन और टेस्टिंग, है ना। और इसके बाद सिस्टम टेस्टिंग, फिर क्या, यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, है ना। और फिर इसके बाद जनरली क्या होता है, फिर डिप्लॉयमेंट, मतलब टेस्टिंग की यही फेजेस हैं। और फिर दो टेस्टिंग और होती है कई बार, एक होती है अल्फा और एक होती है क्या, बीटा, है ना। और फिर इसके बाद ये टेस्टिंग, मेन लेवल यही है, यूनिट ऑफ टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूएटी। हर जगह अल्फा बीटा नहीं होता, हर जगह अल्फा बीटा नहीं होता, बहुत सी जगह सिर्फ यही 4 टेस्टिंग करोगे। यही टेस्टिंग के 4 क्या है, लेवल्स, ठीक है। अच्छा, और इसी को ये भी बोलते हैं, लेवल ऑफ टेस्टिंग भी बोलते हैं, और कई लोग एक और वर्ड चलता है क्या, फेजेस। तो तुमसे पूछे टेस्टिंग लेवल्स तो भी यही जवाब है, और टेस्टिंग फेजेस पूछे तो भी यही जवाब है। अच्छा, एसडीएलसी में तो क्या बताया हमने, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एसडीएलसी में क्या बताया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, है ना। एसडीएलसी में सारी मतलब पूरी बात होती है कि रिक्वायरमेंट है, डेवलपमेंट है, और जो एसडीएलसी है इसमें फोकस रहता है किस पे, टेस्टिंग की एक्टिविटीज पे। आखिर पूरे एसडीएलसी के दौरान हम टेस्टिंग की कौन कौन सी चीजें करते हैं, वही चीज इंक्लूडेड रहती है किसमें, एसडीएलसी, है ना। दो चीजें एसडीएलसी है और क्या है, एसडीएलसी है, और फिर क्या है। अच्छा ठीक है, अच्छा इतना देखिए वहाँ है, चलो तब इतना क्या सर बता दिए। तो फिर ऐसा कुछ रिटर्न भी दिए हैं, कुछ पीडीएफ दिए हैं, है ना। तो भाई पीडीएफ है, जरा पीडीएफ तैयार करो। और ये क्वेश्चंस तो जो शाम को कॉल होती है उसमें पूछे जाते हैं। तो तो और जरूरी थोड़ी ना एग्जैक्ट जैसा पीडीएफ में लिखा है तुम वही बोलोगे, मतलब समझ लो थोड़ा इधर उधर एक आध दो अक्षर रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी थोड़ी ना कि तुम एग्जैक्ट वही वर्ड बोलोगे जो पीडीएफ में लिखा है। इसलिए तो कह रहे हैं, जैसे देखो अब कई बार सुन रहे हो, फायदा मिल रहा है ना, तो अब उसका भी फायदा होगा कई बार पढ़ने का। बार बार उसको देखो और समझने की कोशिश करो, अपने आप क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके बोलना स्टार्ट कर दोगे। चलो अच्छा, तो इसके बाद सर क्या, अभी सर क्या पढ़ा रहे हैं, अभी आज क्या बताएं। अच्छा ये बताए यार, यहाँ ये देखो ये बहुत जरूरी वो चीज़ है क्या यार, देखो फिर उसको बोलते हैं टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक, ये है, ठीक है। टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक्स हैं क्या, ईसीपी, ये बहुत पूछते हैं, ये बहुत पूछते हैं, ईसीपी, पीवीए, है ना। एक ईसीपी मतलब इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग, और बीवीए का मतलब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, 2। और इसके बाद तीसरा एक और है स्टेट, और या पहले ये वाला लिखो, डिसीजन टेबल टेक्निक। और फिर इसके बाद 3 हो गए, और इसके बाद चौथा है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, है ना। और एक है एरर गेसिंग। भाई ये समझ में आया। और ये एक चीज़ तुमको बता दें, जैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यार तुम बताओ, जानते हो सबसे इम्पॉर्टेंट काम टेस्टिंग में क्या है, क्या, टेस्ट केस लिखना। सारी तुम्हारी टेस्टिंग बेस्ड होती है किसके ऊपर, टेस्ट केस के ऊपर। तो टेस्ट केस जितने क्या रहेंगे, टेस्ट केस जितने अच्छे से आपके लिखे गए हैं, टेस्ट केस आपके जितने अच्छे ढंग से
जितने अच्छे और टेस्ट केस लिखे गए हैं। अब अच्छे का क्या मतलब? अच्छे का मतलब ये नहीं कि बहुत सजा बजा के लिखा गया है या बहुत बड़ा लिखा है या बहुत छोटा, नहीं। टेस्ट केस की सबसे बड़ी बात ये है कि उस एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज लिखे गए कि इसको किस किस तरह से हम टेस्ट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है टेस्ट केस लिखना। भाई वही लिखे टेस्ट केस को तो पढ़ के फिर क्या करते हैं? हम जब टेस्टिंग करते हैं तो क्या करते हैं? बहुत दिमाग थोड़ी लगाते हैं। तब तो मेरे पास क्या होते हैं? टेस्ट केस होता है कि नहीं होता है? तो उनको बस पढ़ना है और क्या करना है। तो मेन चीज़ है क्या? टेस्ट केस लिखना। अब टेस्ट केस लिखने के लिए ये 4-5 क्या की गई टेक्निक्स बनाई। इन टेक्निक्स का यूज करोगे तो जनरली मोस्ट ऑफ द टेस्ट केसेस तुम्हारे कवर हो जाएंगे। ऐसा नहीं सारे हो जाएंगे भाई, उनको दिमाग लगाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ दी केसेस जो होंगे वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? अब ये समझ में आया था? ये सर कब बताए हैं इसको? आज बताए। ये समझ में आया? याद रखना। उसमें से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाँ, इनमें से स्पेशली ये दोनों की जब बात करोगे तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो, अगर हम प्रायोरिटी वाइज हम लोग, अच्छा देखो यार, यही कहें कि अगर हम लोग प्रायोरिटी की बात करें, किसकी बात करें? प्रायोरिटी की, तो इसकी प्रायोरिटी मान के चलो क्या है? 1 है। इसकी भी प्रायोरिटी क्या है? क्या है? 1। और ये है, अब इनकी प्रायोरिटी तुम कह सकते हो क्या है? 2 है। इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है। तो इनमें समझ में आया? कौन कौन सा बताया सर? अभी सब बता दिए। तो क्या समझ में आया? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? क्योंकि ये पूछा जाएगा। अभी पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि नहीं? अभी नहीं जा रहा है, लेकिन अभी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन यार। ये मतलब ये मान के चलो अक्सर इंटरव्यू में तुमसे पूछा। जब भी कोई इंटरव्यू दोगे, जैसे एक सवाल, एक क्वेश्चन ये है STLC। STLC में देखो लेवल ऑफ टेस्टिंग भी आ जाता है ना। STLC ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इसकी भी मान के चलो प्रायोरिटी क्या है? 1। इसकी प्रायोरिटी क्या है? 1 है। ये अक्सर पूछेंगे तुमसे, STLC बताओ है। और इसके बाद ये तुमसे, और अच्छा ठीक है, तो ये 2 चीज़। तो इसमें कोई कंफ्यूज कुछ पूछना है? अच्छा, इसमें क्या समझ में आया था ECP में? एक बड़ी, हाँ मतलब कब कब ECP यूज करोगे? सोचो ECP का यूज क्या है। देखो ECP का यूज कब करोगे? मान लो एक कोई भी एप्लीकेशन हम क्या करें, कोई भी एप्लीकेशन हम यूज कर लें, तो कहीं पे भी हम ECP का यूज क्या करें? जैसे मान लो 6 बताओ, अगर हम रिव्यू बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे एक फंक्शनलिटी है, एक है कि रिव्यू पे क्लिक करोगे, रिव्यू का पेज क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो यहाँ क्या इस टेक्निक का मतलब, ये फंक्शनलिटी है। देखो रिक्वायरमेंट में ये लिख के आया या स्टोरी में ये लिख के आया क्या, कि वहाँ एक रिव्यू नाम का क्या होगा? लिंक होगा। आप उसके ऊपर क्या करोगे? क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद रिव्यू नाम का पेज जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे? अगर मान लो रिव्यू नाम का पेज क्या हो गया, ओपन हो जाएगा। ये है फंक्शन। ठीक है। तो इस पे अगर इसके लिए टेस्टिंग करोगे तो क्या यहाँ ECP का यूज करोगे? ECP जनरली कब हम लोग यूज करते हैं? तो पहली चीज याद रखना, ECP यूज करने के पीछे मेन रीजन क्या होता है मालूम है? ECP यूज करने के पीछे मेन रीजन होता है, जब भी हम ECP यूज करते हैं, जब कहीं कोई चीज रेंज में होती है। पहली पहचान ये है यार, तुम्हें कैसे समझ में आया कहाँ ECP यूज करना? जैसे कोई कहे एक टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें कम से कम 4 वैल्यू भेज सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 20। रिक्वायरमेंट में लिखा है, स्टोरी में लिखा है, टेक्स्ट बॉक्स है यूजर नेम का, उसमें मिनिमम कितने कैरेक्टर होने चाहिए? 4 और मैक्सिमम 20। तो ये एक रेंज है ना, एक क्या है? रेंज है ना। जहां रेंज की बात हो वहीं यूज होगा क्या? इक्विवेलेंट। ये वहीं
वही यूज होगा क्या, ईसीपी, अदरवाइज कोई यूज नहीं ईसीपी का। अक्सर कहाँ यूज होता है ईसीपी मालूम है, जैसे कोई वो है ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन में 10 वैल्यू है, तो वो भी तो एक रेंज है, पहली से लेके 10 तक, जहां रेंज होगा वहीं तुम्हारे दिमाग में आएगा क्या, ईसीपी। अच्छा जैसे एक चीज और बताओ, मान लो हम फ्लिपकार्ट पर टेस्टिंग कर रहे हैं, हम मोबाइल सर्च करें, 2000 मोबाइल आए सर्च करने के बाद, तो अब बताओ हम किस पे टेस्टिंग करेंगे, 2000 के 2000 मोबाइल टेस्ट कर पेमेंट वो और क्या कहते हैं परचेज करके देखेंगे काम कर रहे हैं कि नहीं, नहीं ना। तो यहाँ पे भी एक रेंज है ना, मान लो 2000 मोबाइल आए, एक से लेके कहाँ तक, 2000, उनके बीच में कोई भी एक मोबाइल को क्या करोगे, मतलब उसको परचेज करके देखो, तो मतलब क्या समझ रहे हो, जहां कोई क्या होगी, रेंज होगी। अब लेकिन जैसे एक टेस्ट ये फंक्शनलिटी थी, रिव्यू पे क्लिक करो, एक विंडो आ जाएगी रिव्यू नाम की, अब इसमें काहे की रेंज यार, तो यहाँ इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग के बारे में नहीं सोचो। अक्सर कहाँ आती है जानते हो, जब कहीं कुछ हम डेटा देना होता है, जैसे किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ क्या करना हुआ, डालना हुआ, जैसे कहीं है कि एड्रेस है, कहीं कहीं क्या एड्रेस है, तो पता चला भाई एड्रेस में कम से कम 10 कैरेक्टर और ज़्यादा से ज़्यादा 200 कैरेक्टर तक है, तो एक रेंज है ना, कोई ड्रॉप डाउन है, कुछ सर्च किए 10 चीज आई, जहां, और फिर सुन, इतनी रेंज एक बात समझ में आई, और दूसरी बात एक और समझ में आए तुम्हारी, दूसरी बात एक और समझ में आए, रेंज में से तुम कोई भी वैल्यू पे, मतलब तो अब देखो रेंज है ना, जैसे 4 कैरेक्टर से लेके 10-20 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर से लेके कहाँ तक है, 20, तो अब तुमको हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये आए कि हम 4 अक्षर का नाम भी डाल के देख लें, यूजर नेम 5 अक्षर का भी देख लें, 6 अक्षर का भी देख लें, 7 अक्षर का भी देख लें, 8 अक्षर का भी देख लें, 4 से लेके 20 तक है रेंज ना। तो ये जो 14, भाई 14 बार टेस्ट करोगे कि नहीं, एक बार 4 अक्षर पे, एक बार 5 पे, शायद 16 बार टेस्ट करोगे कि नहीं करोगे। तो यही इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग बताता है कि जहां कोई चीज रेंज में हो, तो तुमको उसके पूरी रेंज को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, रेंज में किसी एक पे टेस्ट कर लो, अगर उस पर चल रहा है तो औरों पे भी चल रहा होगा। अगर एक बेवकूफ आदमी इसके ऊपर टेस्ट केस बनाएगा, जैसे टेस्ट केस बनाने को बोला गया भाई रिक्वायरमेंट में लिखा है यूजर नेम है कम से कम 4 अक्षर लेगा, ज्यादा से ज्यादा 20 अक्षर और अल्फाबेट लेगा जो भी लिखा। अब एक बेवकूफ आदमी होगा तो इस पे 16 टेस्ट केस बनाएगा, कितने बनाएगा, 16 या 17 टेस्ट केस बनाएगा, 4 कहेगा, एक बार 4 अक्षर का नाम डालेंगे पहला टेस्ट केस, और फिर देखेंगे यूजर नेम हो रहा है कि नहीं, फिर किसका डालेंगे 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, 16-17 टेस्ट केस लिखेगा, और टेस्टिंग भी करेगा तो 16-17 बार उनको रन करके देखेगा 4 अक्षर का 5 अक्षर का। वो बेवकूफ है, उसको चाहिए कि 4 से 20 अक्षर के बीच का कोई एक, जैसे 4 और 20 कितना हो गया, 24 बटे 2 कितना हो गया, 12, तो 11-12 अक्षर का, कोई जरूरी नहीं 12 है, 10-11-12 अक्षर का कोई एक नाम ले, तो बस टेस्ट केस में ये लिख दे क्या, कि एक 10 से 12 कैरेक्टर का क्या करेंगे, किसी भी एक नाम पे क्या कर दो, या इस रेंज की किसी एक वैल्यू पे क्या कर दो, टेस्ट करके यूजर नेम डाल के देख, एक टेस्ट केस बस, 16 टेस्ट केस लिखने की जरूरत नहीं है। और जब टेस्टिंग करेगा तो बस इतना ही देखेगा, एक 10-12 अक्षर का नाम देखेगा, एक चल रहा है तो मान के चलेगा 13 का भी चल रहा होगा, 9 का भी चल रहा होगा, 8 का भी चल रहा होगा, किसका चल रहा होगा, 7 का। अब तुम कहोगे सर जी ऐसा कैसे, दिमाग में एक बार ये भी रीजनिंग आती है ना यार कि सर ऐसा क्यों, बोल वाली बात ये समझ में आ रही नहीं, तो ये कहाँ क्यों गया कि ये चीज हमारे दिमाग में आ रही कुछ, बोलो क्या पूछना है हम। जैसे कहीं भी उठा लो, कोई भी एक साइट उठा लो, जैसे मान लो क्या उठा लो, फेसबुक ही उठा लो, ये देखो, और यहाँ पे जाओ, नया अकाउंट बनाने के लिए बनाओ, अब यहाँ नाम सरनेम डालना है कि नहीं, होगी लिमिट इसकी, कम से कम इतने अक्षर का नाम होना चाहिए, फर्स्ट नेम कम से कम 4 अक्षर का होना चाहिए या 3 अक्षर का होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा या हो सकता है 2 अक्षर का होना चाहिए, या ऐसा हो सकता है क्या हो 2 अक्षर का क्या होना चाहिए ना, वो होना चाहिए, हाँ 2 अक्षर का कम से कम 2 अक्षर, ये तो डिपेंड करता है
बनाने वाले रिक्वायरमेंट में क्या लिखा है, क्लाइंट क्या चाहता था। अब उसमें लिखा है रिक्वायरमेंट में कि कम से कम मान लो, चलो हम लोग यही मान चलते हैं कि फर्स्ट नेम कम से कम 2 अक्षर का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 अक्षर का होना चाहिए। कितना? तो यहाँ एक रेंज है ना 2 से 30। तो यार ये है कि पूरी रेंज को टेस्ट करने वाला, पूरी रेंज को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस रेंज की एक वैल्यू पे टेस्ट कर लो, बाकी सब चल रहा। बोलो, हम ये कह रहे हैं। तो तुम्हें ऐसा लगता है अगर मान लो एक एप्लीकेशन तुमको टेस्ट करने के लिए दिया जाए और कहा जाए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी एप्लीकेशन है और बहुत अच्छे से टेस्ट करना है, तो तुम क्या करोगे? और उसमें रिक्वायरमेंट में लिखा है कि फर्स्ट नेम कम से कम 4 अक्षर का और ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी कम से कम 2 अक्षर का, ज़्यादा से ज़्यादा 30 अक्षर का। अब बताओ तुम क्या करोगे? और तुमसे कहा गया है भाई बहुत ज़रूरी है, तुम क्या करोगे? एक तो वही है ना, हो सकता है तुम टेस्ट करो उसको कितने अक्षर पे, 2 अक्षर पे, 3 पे भी, 4 पे, 5 पे, ऐसे तो 28 बार टेस्ट करोगे फर्स्ट नेम को। अब हम कह रहे हैं कि एक ही टेस्ट केस 28 के बराबर है, यही बोलता है इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग। लेकिन सोचो, हम ये जानना चाहते हैं ऐसा कैसे बोल लेता है, ऐसा क्यों है? मतलब ये हम बोल रहे हैं ना कि 28 मतलब 2 अक्षर का भी नाम हो सकता है, 3 का भी, 4 का भी, और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 30 अक्षर। हमको ये बात की गारंटी लेनी है कि ये चीज़ सही काम कर रही है। तो बताओ हम कितने टेस्ट केस लिखेंगे या कितनी चीज़ टेस्ट करेंगे? एक तो है कि हमको समझ में आए कि हम कितने चीज़ टेस्ट करेंगे, एक तो एकदम ही बेवकूफ़ आदमी है तो वो सोचेगा भैया फर्स्ट नेम तो दुनिया में लाखों है, लगेगा लाखों नाम पे क्या करने, टेस्ट करने। वो तो पूरा जिंदगी भर यही क्या करेगा, फर्स्ट नेम ही क्या करता रहेगा टेस्ट। एक समझदार होगा कहेगा यार अब कंप्यूटर को इससे थोड़ी मतलब है कि नाम राहुल है कि संदीप है, उसके लिए तो नाम नाम है, तो नहीं दुनिया के हर नाम पे टेस्ट करना है। तो ज़्यादा दूसरा एक थोड़ा सा समझदार होगा तो ये कहेगा हम 2 अक्षर का भी टेस्ट कर लेंगे, 3 का भी कर लेंगे, 4 का भी कर लेंगे, 5 का, 6 का, 7 का, मतलब 28 चीज टेस्ट करके गारंटी ले लेंगे कि ये चल रहा है। एक आदमी कह रहा था कि हम 1 लाख चीज, 1 लाख नाम दुनिया में है, 1 लाख नाम पे टेस्ट करके तब हम गारंटी लेंगे कि ये चल रहा है। और एक आदमी तीसरा है जो सबसे समझदार है, वो कह रहा है कि हम एक टेस्ट केस से इस बात की गारंटी ले लेंगे ये चल रहा है। अब ये सोचने वाली बात है वो तीसरा आदमी कैसे ऐसा कह ले रहा है, क्योंकि तीसरे आदमी को प्रोग्रामिंग की थोड़ी समझ है। उसने एक चीज़ देखी है, तुम लोगों ने लूप लगाए होंगे, लगाए थे? लूप भी तो हमेशा रेंज की बात करते हैं, तुम्हारा भी ना हुआ है, और लूप भी किसकी बात करते हैं, रेंज की। और तुमने अक्सर देखा होगा जब लूप लगाते होगे तो अक्सर लूप फटता होगा या तो स्टार्टिंग में या तो एंडिंग में, बीच में क्या है नॉर्मल चलता है कि नहीं? अक्सर कई बार क्या होता है लूप लगाते हो, आई की वैल्यू 0 या 1 या इधर उधर कर दिए, या ग्रेटर देन लेस देन की कंडीशन थोड़ा इधर उधर हुई, तो अक्सर तुम देखना अपने लूप को, अक्सर वो दिक्कत कब पैदा करता है, या तो शुरू में और या तो कहाँ, आखिरी। तो देखो तुम लोग ऐसे कई बार लूप लगाए हो ना, तुम लोग कोड लिखे हो ना, कई बार तुम लोग का एरिया आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया है कि नहीं, बताओ। उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिए होगे कभी तुम लोग, अक्सर तुम्हारा अंतिम में ही आता है, वही ऐसा नहीं है कि अंतिम में ही आता है, ऐसा इसलिए कि अंतिम में ही गलती होने का क्या रहता है, चांस रहता है। हम लोग थोड़ी सी कंडीशन इधर उधर कर दिए, ग्रेटर देन लिख दिया, ग्रेटर देन बराबर लिख दिए, या -1 लिख दिए, कुछ दाहिने बाएं इधर उधर किए, क्या हो जाता है कभी कभी गड़बड़ हो जाता है कि नहीं। तो इसी बेसिक नॉलेज का एक वो इस्तेमाल टेस्टर कर रहा है, वो कह रहा है यार अगर चलना होगा, अगर 10 पे चल रहा होगा तो 10, 11, 12, 18, 20, 25, 27, 28 सब पे चल रहा होगा। डेवलपर ऐसे थोड़ी ना एक एक के लिए अलग अलग कोडिंग कर रहा होगा, डेवलपर भी कोडिंग करने के टाइम पे किया होगा ना, और गलती इसमें नहीं होगी। तो इसीलिए कहे वो टेस्टर कहेगा गारंटी के साथ कि हम सिर्फ एक टेस्ट केस लिखेंगे और सिर्फ एक टेस्ट केस को चला के हम गारंटी ले लेंगे कि ये चीज चलेगी। यही है, मतलब ये क्या है, एक टेस्ट केस 28 के क्या है बराबर है। तो वही है एक टेस्ट केस कौन सा लोगे, जनरली हम लोग ये देखते हैं जैसे 2 अक्षर का शुरू में और 30 का बाद में, तो जनरली हम लोग 30 2 क्या कर लिए 32,
और 32 में बटे 2 करिए कितना 16। तो जरूर नहीं एकदम जोड़ के तो 16 ही, वही 14 15 16 18 अक्षर का जब भी हमको टेस्टिंग करनी होगी बस लिख देंगे 15 16 अक्षर का एक नाम लिख के आप टेस्ट करो। और आपको पूरे हर अक्षर पे टेस्ट करने की जरूरत नहीं। ये है क्या, इक्विवेलेंट पार्टीशन। जैसे हम मान लो काम कर रहे हैं फ्लिपकार्ट में, हमारी ये जिम्मेदारी है कि तुम्हें भाई सर्च करके तुम्हें ये देखना है कि मोबाइल ऑर्डर हो रहा है कि नहीं। अब मोबाइल सर्च किए, मान लो 50 मोबाइल आ गए सर्च करके, मोबाइल सर्च किए कोई मॉडल, उसके ऊपर कितने आ गए 50। अब बताओ जब 50 आ गए मोबाइल या 50 सेलर या 50 मोबाइल क्या हो गए आ गए, अब हम क्या करें, हमको इस बात की वो देना है कि 50 मोबाइल जो है वो उन पे वो परचेज हो रहे हैं कि नहीं, उनके पेमेंट में उनको खरीदने में कोई इशू, कोई कस्टमर को बायर को नहीं आ रहा है, इसी बात का करना है। तो अगर एक आदमी बेवकूफ होगा तो 50 मोबाइल को टेस्ट करके देखेगा कि 50 पे पेमेंट हो रहा है या नहीं। एक समझदार आदमी कहेगा यार जब एक पे हो रहा होगा तो दूसरे पे भी हो ही रहा होगा ना यार, हम 50 पे टेस्ट करने की क्या जरूरत है। तो वो जानते हो क्या करेगा, सर्च करेगा, 50 आएंगे, कोई भी एक उठा लेगा, कभी 10वां देख लेगा। जैसे आज टेस्टिंग किया तो 10वें पे टेस्टिंग कर लिया, 2 दिन बाद फिर वही टेस्ट करना हुआ तो देखा रेंडमली 50 आ रहे हैं, 15वां उठा लिया या 25वां, कोई भी रेंडमली क्या कर लिया उठा लिया। ये क्या है इक्विवेलेंस पार्टीशन, कि पूरे रेंज को फुल्ली टेस्ट करने के बजाय रेंज का एक रिप्रेजेंटेटिव या एक नेता उठा लेना, उस पर टेस्ट करके ये एश्योर हो जाएगा कि बाकी चीजें भी चल रही हों। आई बात समझ में कुछ। ये है ईसीपी का पहला ये है, जहां रेंज है वहीं ये है, जहां रेंज नहीं है वहां ये नहीं। जहां अच्छा रेंज का मतलब क्या है, जहां एक जैसी कई चीजें हैं, जैसे वही है ना 2 अक्षर से लेकर 30 अक्षर तो एक जैसे, बस कई नाम है ना तो कईयों पे कर, जैसे यहाँ 50 मोबाइल आए तो 50 मोबाइल अगर आए तो 50 में से 50 तो मोबाइल ही है ना, 50 तो है, 50 खरीदने के लिए सब कुछ, तो 50 तो क्या है सेम है, बस नाम और कुछ चीजें अलग है, बाकी फंक्शनैलिटी तो क्या है सेम है ना। डेवलपर ही बनाया होगा तो ऐसा थोड़ी ना 50 के लिए अलग अलग पेमेंट का कोड लिखा होगा यार, पेमेंट का कोड सेम होगा, चीजें सेम होंगी, ऐड टू कार्ट सेम होगा, बस मोबाइल क्या होंगे अलग अलग। इस पे टेस्ट किए या इस पे टेस्ट किए, अगर एक पे चल रहा है तो औरों पे भी चल रहा होगा। यही हमको गारंटी देता है, या यही जिसे कहते हैं सेटिस्फैक्शन देता है कौन, ईसीपी। अब सोचो, अब वही है, तुमको कहीं है एड्रेस कि कम से कम 10 अक्षर का, ज़्यादा से ज़्यादा 500 अक्षर का हो सकता है, या कहीं कहीं लिखा रहता है ना कमेंट वमेंट डालने के लिए, जैसे यूट्यूब पे कमेंट डालते हैं उसकी तो टेस्टिंग होगी। अब जैसे कमेंट की उसका लिमिट होगी कि कमेंट कम से कम 1 अक्षर का होना चाहिए या 2 अक्षर का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 अक्षर का होना चाहिए। तो क्या आप सब पे टेस्ट करोगे? नहीं यार, हम लोग 400-500 का एक डाल के टेस्ट कर लेंगे, अगर वो चल रहा है तो मान के चलेंगे औरों पे भी चलेगा। तो जब देखो तुम्हें तो पता है हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, मतलब वही टेस्टिंग क्या करते हैं बार बार, तो लेकिन बार बार हम लोग पूरे हर अक्षर पर, अगर 2 से लेके 1000 अक्षर है तो ऐसा थोड़ी ना 998 टेस्ट केस लिखे गए 998 चीज टेस्ट करेंगे ना, एक टेस्ट केस लिखे एक बार, जब भी हमको टेस्टिंग करने को आएगा 400-500 का कमेंट डाल के अक्षर का और देख लेंगे कमेंट जा रहा है कि क्लियर है ये बात। ये है इजी। अच्छा फिर दूसरा क्या देखे, बीबीए कहाँ से पैदा हो, बीबीए वर्ड क्या है, बाउंड्री। अरे यार अच्छा बाउंड्री ना, हाँ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, चलो ठीक है समझ रहे हैं हम हमारी। लेकिन तुम हमें ये बताओ हम लोग किसकी बात कर रहे थे, रेंज, हम लोग किसकी बात कर रहे थे, अच्छा बाउंड्री का क्या मतलब होता है, बाउंड्री का भी मतलब ये होता है ना कहीं स्टार्ट हो रही है और कहीं क्या हो रही है एंड हो रही है। बाउंड्री ऐसी तो होती है कहीं शुरू होती है और कहीं क्या होती है बंद होती है, वो तो क्या है रेंज। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हो चाहे ईसीपी, दोनों वही इस्तेमाल होंगे जहां कुछ क्या होगा रेंज होगी। समझ रहे हो, जैसे कोई कहे कि कुछ यहाँ पे सर्च करने, जैसे मान लो कोई कहे कि इस बटन पे क्लिक करोगे तो 4 सिटी आ जाएंगे, तो यहाँ पे रेंज ये वैलिडेट करो, ये टेस्ट करो, तो इसमें इक्विवेलेंट पार्टीशन लगाने की कोई जरूरत
नहीं है। जहाँ हमसे कहा जाएगा कुछ वैल्यू इनपुट करनी है, हमें कुछ सेलेक्ट करनी है, कुछ करना है, और वहाँ पे हम देखेंगे कि वैल्यू किस में रहेगी, रेंज में रहेगी, तो वहीं हम यूज करेंगे क्या, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग। और फिर दूसरा क्या है, डी बाउंड्री वैल्यू, ये बताया सर। जैसे अगर 4 अक्षर और 24 अक्षर का है, 4 और 24 अक्षर का है तो क्या करोगे, जैसे 4 अक्षर का कम से कम है, मान लो सॉरी कितना है, मान लो 4 अक्षर का है, या सॉरी 2 अक्षर का है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने अक्षर का है, 30 अक्षर का, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 30। तब अब अगर इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग की बात करोगे तो एक टेस्ट केस लिखोगे, कितने टेस्ट केस लिखोगे, एक, और वो भी कितने अक्षर के लिए, मान लो 16 अक्षर। जब बीबीए करोगे तो अब यहाँ पे 2 से 30 है ना, अब कितने टेस्ट केस लिखोगे, अब अच्छा सर क्या बताए थे कि हम एक अक्षर पे भी देखेंगे और 2 पे भी देखेंगे और 3 पे, 2 है तो 2 से एक ज़्यादा और एक कम, और ऐसे ही, और उधर क्या है, उधर हो जाएगा 29, 30, तो कितने टेस्ट केस बन जाएंगे, 6। ये क्यों, यार वही जो लॉजिक अभी पहले दिए, लूप लगाते हो तो अक्सर दाहिने बाएं कहाँ होता है, स्टार्टिंग में ना, डेवलपर से भी वही गलती हो जाती है अक्सर, कहाँ पे, बाउंड्रीज पे। इसीलिए तो ये लोग ये निकाले कि चीज़ों को एक, अगर 2 से 30 है तो सब टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ कितने टेस्ट केस बने, 6 और एक कितने, 7। वैसे तो तुम 2 से लेके 30 तक करते, 2 से लेके 30 तक करते तो 28, 29 तो वही हो जाते। अब ये तो तुम्हारे से पॉजिटिव टेस्टिंग होती, हम निगेटिव पे आते तो एक अक्षर का, और फिर 31 का, फिर 32, 33 कितना करते, 31, 32, 33, 34 ऐसे कितना करते, तो सबके नहीं, बस तुम एक बार 30 का देख लो और एक क्या देख लो, 31 का देख लो। अगर 31 का पे एरर आ रही होगी, मतलब 31 वाला सेव नहीं हो रहा होगा, तो आगे वाला भी सेव नहीं। बड़ी बेसिक सी बात है, आ रही बात कुछ समझ में। तो 7 टेस्ट केस से तुम इस बात की गारंटी ले सकते हो, पॉजिटिव भी टेस्ट कर लिए, क्या टेस्ट कर लिए, निगेटिव भी, क्योंकि तुमको पता था क्या, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू। जिसको नहीं पता होता वो शायद किसी के लिए वही भाई 30-40 टेस्ट केस लिखता भी, 30-40 टेस्ट केस चलाता भी, उसको समय भी ज़्यादा लगता, जबकि रिजल्ट क्या था। देखो ऐसा नहीं है मेहनत ज़्यादा करनी, काम इफेक्टिव करना है। काम कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। तो इफेक्टिव टेस्ट केसेस लिखे जाएंगे अगर इसका यूज़ करोगे। अच्छा, और डिसीजन टेबल टेक्निक में क्या बताया सर, हैं जैसे में सर मान लीजिए कि 1 से 1 कैरेक्टर से लेके 500 कैरेक्टर के बीच में है, तो हम 1 से 100 तक को एक क्लास में बांट देंगे, 200 को लेके 300 के बीच में एक क्लास, ऐसे में बांट के रैंडमली 1 से 100 के बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट उठा लेंगे। अच्छा नहीं, अब देखो ये देखो डिपेंड करता है, देखो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, आखिर जहाँ रेंज की बात है वहाँ क्या बनी, क्लास। अब जैसे ये देखो बहुत सी जगह रहता है, लोग ऐसा कहते हैं, जैसे अब जरूरी नहीं है कि 100 से 200, 200 से 300, जैसे मान लो एड्रेस वाला, मान लो एड्रेस है कहीं कि कम से कम 2 अक्षर का, ज़्यादा से ज़्यादा कितने अक्षर का लिख सकते हो, 500 अक्षर का तुम्हारा एड्रेस हो सकता है, लेकिन नहीं करेंगे 100 पे, 200 पे, 300 पे, 400 पे। कौन ऐसा अंतर है, कौन ऐसा अंतर है, कोई ऐसा बहुत, मतलब देखो ऐसा नहीं, अगर हाँ अगर वो 4-5 भागों में टूट सकता हो लॉजिकली तो तोड़ोगे भी, 4-5 भागों में क्या कर सकता है, टूट सकता है, तो उसे क्या करोगे, तोड़ोगे भी। जैसे तुमको इसके लिए एग्जाम्पल बताएं, हाँ जैसे मान लो कि जैसे मान लो एक बैंकिंग का ऐप है और वहाँ से तुम क्या करते हो, पैसे ट्रांसफ़र करते हो, और लिमिट है, जैसे कोई भी पर्सन है उसकी लिमिट है 1 रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक, वन टाइम में एक कम से कम 1 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए तक भेजा जा सकता है। अब यहाँ की बात है, तो यहाँ कई लोग इस बारे में सोच सकते हैं कि यार एक काम करते हैं, एक बार एक अक्षर का कोई पैसा भेज के देख लेते हैं, मतलब 5 रुपये 7 रुपये,
फिर एक 2 अक्षर का 90 95 या कुछ ऐसा, फिर एक 3 अंकों का, एक 4 का, एक 5 का और एक 6। हाँ ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कर लें, है ना। और या फिर ये भी ट्राई करेंगे। ये तो हो गया तुम्हारा क्या, इक्विवेलेंस पार्टीशन। वही है, क्लास में क्या कर दिया, उसे डिवाइड कर दिया, मतलब 2 अक्षर का, 3 अक्षर का, 4 अक्षर का एक, लेकिन एक एक, जैसे भाई पैसा कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके 1000 तक, है ना, या 1 से लेके, तो मतलब बहुत से लोग इस तरह से बांट लेते हैं। लेकिन तुम बेसिक बात याद रखना, लेकिन जनरली इस तरह से भी नहीं करेंगे कि जैसे 100 अक्षर का, 200 अक्षर का, 300, तब तो ऐसे भी टेस्ट केस क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हम लोग जनरली इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग यही सॉल्व करने के लिए तो है कि सब हर तरह की वैल्यू डालने की ज़रूरत, मतलब उतना करना नहीं, बीच का कोई भी लेके कर लो, अगर वो चल रहा है तो बाकी और भी चल रहे हों। ठीक है। और डिसीजन टेबल टेक्निक में अच्छा अच्छा, जैसे जैसे मान लो यहीं आते हैं, फेसबुक पे आए, फेसबुक पे देखो ये रजिस्ट्रेशन करना है, ये अब देखो ये कहाँ लगेगा, जो तो हम बोल रहे हैं डिसीजन टेबल टेक्निक, तो ये वाली टेक्निक लगेगी अक्सर कहाँ, फॉर्म्स पे। ये फॉर्म है ना रजिस्ट्रेशन का। अब यहाँ देखो क्या है, तुम्हें फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, और क्या देना है, डेट, हाँ डेट देना है, फिर क्या देना है, मंथ देना है, और ये वही है डेट ऑफ बर्थ देना है, हाँ ठीक है, और वो बताना, जेंडर बताना है, ठीक है, और मोबाइल नंबर देना है, पासवर्ड देना है, और फिर क्या करना है, साइन अप करना है। अब इसकी टेस्टिंग हमें करनी है। तो अब देखो इसमें सारी फील्ड्स क्या हैं, मैंडेटरी है, हमको सारी चीज़ें यहाँ क्या करनी है, फिलअप करनी है। तो इसमें वही है सर, एक क्या बना रहे होंगे, एक काम करना है, इससे बोल देते हैं शायद, क्या बोल दें, क्रिएट डिसीजन टेबल फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑफ फेसबुक रजिस्ट्रेशन फॉर, तो बना देगा फट से। नहीं, अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब जैसे वहाँ क्या क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वैलिड, और क्या है, ईमेल है या मोबाइल जो भी है। अच्छा, दोनों डालना पड़ता है कि कोई एक ही डालना है? तो इसमें शायद जो भी है, इसलिए इसमें बना दिया ईमेल / मोबाइल, ईमेल या मोबाइल में से कुछ भी, और पासवर्ड, वैलिड, और क्या, जेंडर, ये 6 चीज़ है। तो एक टेबल बना दिया कि नहीं, इसीलिए बोलते हैं डिसीजन टेबल। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिख दिया, रूल। यहाँ क्या, देखो देखो पहला देखो, यहाँ से देखो जरा, बड़ा करते हैं इसको, देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4। देखो रूल 1 क्या है, रूल 1 कहता है, जिसे तो है क्या, अच्छे बताओ, जब फॉर्म भरोगे सब कुछ क्या डालोगे, सही डालोगे, तो फॉर्म भर जाना चाहिए कि नहीं। अब दूसरी टेस्टिंग करने की बारी आई। अब हम, एक तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव सिनेरियो कि सब कुछ सही सही फिलअप किया और क्या कर दिया, सेव कर दिया। लेकिन तुमको ये पता है ना कि ये जो जैसे फॉर्म है 6, तो एक फॉर्म में 6 फील्ड हैं, जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, और मान लो जो भी है, डेट ऑफ बर्थ या जो भी है, 5-6 चीज़ें। तुमको एक बात नहीं यहाँ दिखती इन 5-6 चीज़ों में, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। मतलब भैया फॉर्म तभी पूरा माना जाएगा जब सारी चीज़ें क्या जाएंगी, भरी जाएंगी। कि कोई चीज़ भाई, क्योंकि सबकी सभी फील्ड क्या है, मैंडेटरी है या क्या है, रिक्वायर्ड है, सब भरोगे तभी फॉर्म क्या होगा, माना जाएगा भरा गया है, अदरवाइज माना नहीं जाएगा। तो अब ये तुमको देखना होगा ना यार, कि जैसे हमने अगर मान लो यूज़र नेम नहीं डाला, फर्स्ट नेम नहीं डाला रजिस्ट्रेशन में, और लास्ट नेम से लेके सब कुछ डाल दिया, तब से ऐसा तो नहीं, तब क्या हो जा रहा है,
रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, कि होना नहीं चाहिए। तभी देखो यहाँ क्या लिखा है, पहले वाई 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 लिखा है कि अगर सब में वैल्यू भरोगे। दूसरा क्या है, देखो कह रहे हैं फर्स्ट नेम एन, मतलब फर्स्ट नेम को मत भरो और बाकियों में क्या करो, वैल्यू फिलअप करो, तब अकाउंट नहीं बनना चाहिए। रूल 3 कहता है कि अगर क्या करो, सब में भरो, लास्ट नेम नहीं भरोगे तब भी नहीं बनना चाहिए। देख रहे हो, मतलब इसमें क्या कर रहे हैं बताओ, एक में गलत डाल रहे हैं, एक बार सब में सही डाल के देखेंगे, फिर इसके बाद एक में गलत डालेंगे बाकी सब में सही, फिर दूसरे में गलत डालेंगे बाकी सब में सही, फिर तीसरे में गलत डालेंगे बाकी सब में सही। इससे सारे टेस्ट हो जाएंगे ना कि सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। अब तुम ये सोचोगे सर जी ऐसा क्यों नहीं करते, इकट्ठे क्या कर लो, सब में गलत डाल दो या कोई वैल्यू मत भरो, तब क्या होगा। तो यार मान लो इसके बाद भी एरर दे दिया, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा किसकी वजह से एरर दिया है। जैसे यहाँ ये भी तो हो सकता था कि हम फर्स्ट नेम भी गलत डालें और लास्ट नेम भी क्या डालें, गलत डालें, बाकी सब कुछ क्या डालें, सही डालें। अब मान लो आ गई एरर, अब बताओ तुम कैसे कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ कि वो एरर किसकी वजह से आई, फर्स्ट नेम की वजह से आई है या किसकी वजह से आई है, सेकंड नेम। इसीलिए ये टेक्निक अपनाते हैं, पहले सब में सही, फिर एक में गलत बाकी सब में सही, फिर दूसरे में गलत बाकी सब में सही, तीसरे में गलत बाकी सब में सही। तो ऐसे टेस्ट केस बन गए ना। अगर हमसे कोई कहेगा फेसबुक के ऊपर टेस्ट केस बनाओ, फेसबुक के रजिस्ट्रेशन के ऊपर, देखो क्या क्या हम सोचेंगे। पहले अगर हम फेसबुक को देखेंगे तो पहले तो हमको ये समझ में आएगा फेसबुक को देख के कि हमें यहाँ पे हमें टेस्ट केस मिल जाएंगे किससे, डिसीजन टेबल टेक्निक से, क्योंकि यहाँ फार्म है और फार्म की सारी वैल्यूज क्या है, मतलब हमको भरनी है। और भाई डिपेंडेंसी है, जब तक सब भरोगे नहीं तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो हम तुरंत ही समझ जाएंगे, यहाँ हम देख लेंगे अच्छा एक है, अच्छा यहाँ मंथ कुछ ना कुछ तो रहेगा ही ना, ठीक है, यहाँ पे एक है, दो है और डेट भी कोई हो सकता है, ठीक है, चलो डेट तो कोई एक हो गया। और इसके बाद क्या है, इसके बाद जेंडर है, ठीक है, ये सिलेक्ट करना, फिर मोबाइल डालना या फिर क्या डालना। तो वही हम चीज़ करेंगे, कुछ चीज़ें डाल, एक चीज़ ना डालें बाकी सब डालें, दूसरी चीज़ ना डालें बाकी सब डालें। इस तरह से हम करेंगे तो यही 7-8 टेस्ट केस क्या हो जाएगा, बन जाए। अब मेरी सारी फील्ड क्या हो जाएगी, टेस्ट भी हो जाएगी। ऐसे टेस्ट केस लिखने का फायदा ये है कि जब इस टेस्ट केस को कोई, अब हम कितने टेस्ट केस यहाँ बनाएंगे, मान लो जैसे यहाँ बना रहे हैं, यहाँ कितने टेस्ट केस बना दिए, 6 ना। ऐसा नहीं कि एक मिनट और ऐसा मत सोचना कि टेस्ट केस लिखने को कहा जाएगा तो तुम टेबल बना दोगे, ना, ये टेबल बना रहे हैं, इसके सहारे हमारे लिए टेस्ट केस लिखना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग हम नहीं करेंगे कहीं, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग के सहारे हम क्या लिखेंगे, टेस्ट केस। बाउंड्री वैल्यू के सहारे हमें क्या लिखना है, टेस्ट केस। ये जो टेबल से बना रहे, जरूरी नहीं हम टेबल बनाएं, ये तो तुमको समझाने के लिए टेबल बनाई गई है। कंपनी में तुम टेबल नहीं बना दोगे, कंपनी में तो तुम्हें क्या लिखना है, टेस्ट केस। तो तुमको 6-7 टेस्ट केस मिल गए ना। ये भी ऐसा होता है कई बार कि भाई 6 चीज़ भरनी है, तुम 5 ही भरे तब भी से हो गया, तो तुम टेस्ट करोगे ना कि भाई ये गलत डाले तो क्या हो रहा है, फिर दूसरा गलत डाले, जैसे मोबाइल नंबर 9 अक्षर की जगह 10 अक्षर की जगह 12 अक्षर का डाले, बाकी सब कुछ सही डाले तो क्या हो जाना चाहिए, इसे नहीं होना चाहिए ना। या 8 अक्षर का डाले, नहीं होना चाहिए ना। ईमेल आईडी में @ नहीं डाले, नहीं होना चाहिए ना। तो ये चीज तुम्हें टेस्ट करनी, एक में गलत बाकी सब में सही। अच्छा ये बताएगा तुमको क्या, डिसीजन टेबल टेक्निक। ये ऐसा नहीं तुमसे कोई कहेगा यूजर नेम पे टेस्टिंग करो और तुम कहोगे अरे अब हम तो चलेंगे यहाँ डिसीजन टेबल टेक्निक लगाएंगे, नहीं। जब कोई फॉर्म होगा ऐसा यार, जैसे वहां अकाउंट नहीं बना रहे थे, जैसे वहां पे वी टाइगर में अकाउंट बनाते थे या क्या बनाते, कॉन्टैक्ट बनाते थे, एक फॉर्म आता है कि नहीं, जहां फॉर्म होगा वहां यूज होगा क्या, डिसीजन टेबल टेक्निक। जहां जैसे अच्छा जैसे लॉगिन है, लॉगिन का फॉर्म है जहां यूजर नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, तो भैया देखोगे कि यूजर नेम डाल के देखोगे सही, यूजर नेम सही और पासवर्ड सही डाल के देखोगे, यूजर नेम सही पासवर्ड गलत, पासवर्ड सही यूजर नेम गलत ना।
इस तरह से, या जैसे मान लो कहीं लॉगिन हो रहा है किसी कंपनी में, जैसे ऐसा है लॉगिन का कहीं, यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो और जीएसटी नंबर और पैन कार्ड नंबर डालो तब लॉगिन। तो वहाँ 3 चीज है ना, तब 1 सही 2 गलत, पहले तीनों सही, फिर 1 सही 2 गलत, फिर दूसरा सही और पहला तीसरा दूसरा गलत, पहला तीसरा सही तीसरा गलत। इस तरह से कर लोगे तो सारे कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे, टेस्ट हो जाएंगे ना। तो ये सारे कॉम्बिनेशन तुमको दे देगा कौन, ये डिसीजन टेबल टेक्निक। तो तुमको समझाने के लिए टेबल बनाया गया, लेकिन तुम अपना समझ जाओ 10 फील्ड रहेगी तो 10 टेस्ट केस तो यही हो गए। तुमसे यही है, देखो तुमसे इंटरव्यू में भी टेस्ट केस लिखवाएगा, पूछेगा, कहेगा लॉगिन के ऊपर टेस्ट केस बताओ, रजिस्ट्रेशन के ऊपर टेस्ट केस बताओ। तुम ये टेक्निक्स पता रहेंगी जब, और सोचोगे तो तुम आराम से 20 30 40 टेस्ट केस क्या करो बता दोगे। अच्छा देखो ये तो हो गया भाई किसका, एक फॉर्म के लिए, एक सही सब गलत, सॉरी एक गलत बाकी सही। और अच्छा गलत की भी कितनी स्टाइल है, गलत की भी तो कई स्टाइल है यार। गलत जैसे फर्स्ट नेम है नंबर डाल दें, ये भी गलत है। फर्स्ट नेम खाली छोड़ दें, ये भी गलत है। फर्स्ट नेम में स्पेस डाल दें, ये भी गलत है। फर्स्ट नेम 3 अक्षर से कम डालें, ये भी गलत है। फर्स्ट नेम 30 अक्षर से ज्यादा डालें, ये भी गलत है। फर्स्ट नेम में स्पेशल कैरेक्टर यूज करें, ये भी गलत है ना। बताओ कितने गलत है, बहुत है ना। तो ये तो सब सही और उसकी वैल्यू बस गलत गलत करके देख लेंगे। तो एक हो गया, फिर ऐसे दूसरे को। तो देखो यहाँ हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं इसी फॉर्म के लिए, इस फॉर्म के लिए यूज कर रहे हैं डिसीजन टेबल टेक्निक। और अंदर के टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए, अंदर के टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए और टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए यूज कर रहे हैं किसका, इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग का और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का। तो तीनों चीज आ गई ना यहाँ, आई बात समझ में कुछ। अच्छा चौथी चीज क्या देखें, अच्छा सर ने इसकी नोट्स भी दी है, दिया है ना भाई। देखो अब तो देखोगे तो अब नोट्स अच्छे से समझ में आएगी और एकदम बोलना है, ये एकदम इंटरव्यू पूछेंगे। चौथा क्या है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ये क्या है मालूम यार, जैसे देखो यार, जैसे कोई पेज बताएं, जैसे मान लो हम लॉगिन पेज पे हैं, क्या है लॉगिन पेज पे हैं, ठीक है। तो लॉगिन पेज पे हैं, लॉगिन पेज जिसे लॉगिन की एक फंक्शनैलिटी है, ठीक है, क्या है एक लॉगिन की फंक्शनैलिटी है। और लॉगिन की फंक्शनैलिटी पे हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, लॉगिन हमको ये टेस्ट करना। और लॉगिन फंक्शनैलिटी में क्या है जानते हो, लॉगिन करना, और गलत पासवर्ड रहे तो हम क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। गलत रहे तो हम क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। और ओटीपी आएगी और हम क्या कर देंगे, पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। मतलब वही फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, यही फंक्शनैलिटी पूरी आई, हमें टेस्ट करना। तो हम टेस्ट कैसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ स्टेट का मतलब क्या होता है, स्थिति। क्या स्थिति, स्टेट का मतलब एक एप्लीकेशन की स्टेट क्या है, पेजेस। एप्लीकेशन में कहीं क्या पेज है ना। जैसे देखो तुम्हारे पास स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या है, जैसे तुम ही जरा सोच के देखो यहाँ क्या क्या है भाई देखो हम लॉगिन पेज पे जाएंगे, वहां से कई पॉसिबिलिटी है ना। एक है कि सही यूजर नेम सही पासवर्ड डालें और कहाँ चले जाएंगे, होम पेज पे। वहां से अगर हम गलत यूजर नेम गलत पासवर्ड डालें तो हम आ जाएंगे मान लो फॉरगेट पासवर्ड पेज पे, या फॉरगेट पासवर्ड का बटन क्या आ जाएगा, उस पर क्लिक करें तो किस पेज पे जाएंगे, फॉरगेट पासवर्ड पे। फॉरगेट पासवर्ड पे वैल्यू भरेंगे, जब वैल्यू हम क्या करेंगे, भरेंगे, जो भी अपना डालना होगा नंबर या कुछ डालेंगे और वो करेंगे, तो फिर क्या आएगा मेरे मोबाइल पे, क्या आएगा, ओटीपी आएगा। और फिर उस ओटीपी को ओटीपी वाला पेज में क्या करेंगे, भरेंगे, ओके करेंगे, तब कहीं जाके रीसेट होगा, और रीसेट होके फिर कहाँ आ जाएंगे, लॉगिन पेज में। तो मतलब क्या है, कई पेजेस इन्वॉल्व हैं कि नहीं। अब हमसे कहा जाएगा टेस्ट केस लिखने को, हमसे कभी कभी गलती से ऐसा हो सकता है कि हमसे कोई चीज छूट जाए, इसीलिए एक वो बनाया गया, क्या, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। मतलब बंदा अपनी जो टेस्ट केस लिखने वाला है, टेस्ट केस उससे लीड नहीं मांगेगा, उसका एक क्लाइंट नहीं मांगेगा कि वो दिखाओ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। स्टेट ट्रांजिशन एक डायग्राम है, वो टेक्निक का यूज करेगा तो उससे छूटेगा नहीं कुछ। वो एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल वो करेगा किसमें, टेस्ट केस लिखने में। जैसे कैसे करेगा देखो दिखाते हैं, एक मिनट, या इसी से बोल देते हैं यार, चैट जीपीटी है। स्टेट ट्रांजिशन क्या
टेक्निक फॉर किसको, लॉगिन, और फिर क्या, फॉरगॉट पासवर्ड, लॉगिन फंक्शनैलिटी इंक्लूडिंग फॉरगॉट पासवर्ड फीचर। चित्र नहीं बना रहा है, चलो। अच्छा यहाँ देखो, स्टेट ट्रांजिशन क्या बनाया है, टेबल बना दिया है, या बहुत से लोग क्या बनाते हैं, डायग्राम। जैसे बच्चे देखो यहाँ हमने टेबल लिखा था क्या, ओह लिख देते हैं ऐसे, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। अब जैसे देखो इसमें, हाँ इसमें है यार लॉगिन में, ये भी तो होता है कई बार लॉगिन कर दो तो क्या हो जाता है, अकाउंट क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है कि नहीं। अब मान लो कोई रिक्वायरमेंट मिल गई, अब वहाँ से देखो ये बताया है कि नहीं, लॉगिन पेज पे, मतलब एक टेस्टर ऐसे कॉपी उठाएगा अपनी और पेन उठाएगा, ऐसे ऐसे क्या करेगा, जैसे लॉगिन पेज के लिए देखो, अच्छा ऐसे मान लो हम यही बनाते हैं, क्या वो कहेगा पहले उसके पास क्या है, लॉगिन का क्या है, पेज है। लॉगिन का पेज होने के बाद अब यहाँ उसके पास दो संभावनाएं है ना, एक है कि सही यूजर नेम डाले, एक है कि क्या डाले, गलत डाले। अब देखो तो जैसे दो पेज हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि अच्छा अगर सही डालेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, होम पेज पे, जैसे लिख देते हैं यहाँ से कहाँ पहुँचेगा, पहले कहाँ रहेगा, लॉगिन पे, और फिर कहाँ पहुँचेगा, होम पे। ये अब ये कब के लिए है, जैसे यहाँ लिख देते हैं, जब क्या होगा, वैलिड होगा, और जब मान लो तुम्हारा क्या होगा, इनवैलिड होगा, है ना, तब वहाँ से कहाँ रहेगा, फिर से कहाँ पहुँच जाएगा, लॉगिन पेज में ही रह जाएगा। अब इसमें फिर ये संभावना ये है, फिर ये लिखें कि जैसे फिर से क्या रहेगा, सेम लॉगिन पेज, फिर यहाँ आगे लिख दें कि अगर क्या है, 3 टाइम मान लो, या मान लो ये फंक्शनलिटी नहीं है, कितनी बार भी तुम गलत यूजर नेम पासवर्ड मान लो क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, तो कोई बात नहीं। अब एक चीज़ ये भी हो सकता है, जब यूजर नेम पासवर्ड क्या डालो, गलत डालो, तो फिर क्या हो सकता है, फॉरगॉट पासवर्ड का लिंक आएगा, फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, अलग पेज पे जाएगा, किस पे जाएगा, तो वही चित्र बना लो, फॉरगॉट पासवर्ड पेज, क्लिक किया तो उस पेज पे चला गया, फिर वहाँ से OTP वाला पेज आ जाएगा, फिर इसके बाद OTP भर के फिर यहाँ आ जाएगा। तो ये चित्र बना लेने से ये रहेगा, जब ये चित्र सा बना लोगे तब ये सोच के जब क्या लिखोगे, टेस्ट केस लिखोगे, तो चीज़ों के छूटने का चांस बहुत क्या रहेगा, कम रहेगा। अदरवाइज हो सकता है जहाँ 3-4 इस तरह से पेजेस आने वाले हों, कोई चीज़ तुम्हारे दिमाग से क्या होगी यार, जब तुम टेस्ट केस लिखते हो तो उस समय तुम्हारे पास एप्लीकेशन नहीं होता, उस समय तो कागज पे लिखी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है ना, तो तुमसे छूट सकता है यार। इसीलिए हम लोग ये इमेजिन करते हैं कि क्या क्या संभावना है, किस किस स्टेट में जा सकता है। जैसे ही लॉगिन पेज से गया, डैशबोर्ड पेज पहुंच गया, या होम पेज पे, तो स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। लॉगिन पेज से लॉगिन के एरर पेज पे आ गया, फिर वहां से फॉरगॉट पासवर्ड वाले पेज पे चला गया। तो सारे इस तरह से अगर हम चित्रिस्सा बना लेंगे तो फिर हम टेस्ट केस लिखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मतलब स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि उस फंक्शनैलिटी में से हम लोग किस किस पॉसिबल स्टेट में जा सकते हैं, उसी का एक रफ डायग्राम बना देते हैं, जिसके बेसिस पे टेस्ट केस लिखते हैं, तो चीजें मिस नहीं। आई बात समझ में। तो ये 4 देखो इसमें से बनाया है,
कि भाई क्या हो सकता है, वैलिड हो सकता है और क्या हो सकता है इनवैलिड। वैलिड है तो कहाँ पहुँच जाओगे, सक्सेस पेज पे। इनवैलिड है तो क्या हो जाएगा, लॉगिन। फिर जैसे इसमें बताया है कि रिट्राई लेस देन क्या 3, तो लॉगिन पेज पे ही रहोगे। 3 फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद कह रहा है कहाँ पहुँच जाओगे, अकाउंट लॉग पेज पे। जैसे मान लो ये फंक्शनलिटी है तो पूरे चित्र बना दिया कि नहीं उसने। अब ऐसे रहेगा तो उसका टेस्ट केस कुछ मिस नहीं होगा, नहीं तो फिर एक आध पेज क्या हो गया, मिस हो गया। जैसे अच्छा एक चीज़ ये भी है, जैसे हम लोग अपने एक एप्लीकेशन का बताएं, उसमें ऐसा था कि उसमें अगर पेमेंट कर रहे हैं, अगर $5,000 से कम की पेमेंट है तो पेमेंट बटन पे क्लिक किए और सीधे क्या हो गई, पेमेंट अप्रूव हो गई। लेकिन अगर पेमेंट वो $5,000 से $15,000 के बीच में है तो जब तुम उसको डाल के अप्रूव बटन पे क्या करोगे, सबमिट बटन पे जो भी है क्लिक करोगे, इसके बाद एक अलग से पेज आएगा, फर्स्ट अप्रूवल पेज, फिर उसको भरोगे तब अप्रूव हो। एक ऐसा था कि जिसमें अगर $15,000 से ज़्यादा की पेमेंट है तो पहले फर्स्ट अप्रूवल आएगा, फिर फर्स्ट अप्रूवल भरोगे तो क्या आएगा, सेकेंड अप्रूवल, इसके बाद क्या होगा, अप्रूव। तो बताओ वही फॉर्म है, वही सब बटन है, लेकिन अमाउंट से पेज बदल जा रहा है कि नहीं। तो यही हम चीज़ ऐसे चित्र, अरे ऐसा नहीं इस पे बनाएंगे पेन टू पेन पे, ना ना, ये टेक्निक है, सीख गए कि ये रहेगा तो हमसे कुछ छूटेगा नहीं। रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे उसके हिसाब से, बस ऐसे कॉपी उठाएंगे पेन, अच्छा यहाँ से यहाँ जा सकता है, तीर बना देंगे, अच्छा यहाँ से यहाँ हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये देख लेंगे तब टेस्ट केस लिखेंगे, तब हमसे चीज़ें छूटेंगी नहीं। एप्लीकेशन की सारी पॉसिबल स्टेट्स क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी उस फंक्शन की, ठीक है। और एक क्या देखें तुम लोग, एरर गेसिंग, इसके बारे में क्या देखें। देखो एरर केसिंग, फिर वही कह रहे हैं, फिर एक चीज सुनो, ये टेस्ट केस लिखने के टाइम में सब इस्तेमाल कर रहे हो, टेस्टिंग के टाइम पे नहीं। ये जो भी इस्तेमाल कर रहे हो टेक्निक्स, ये कब लिख इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब समझ लो टेस्ट केस कब लिखते हो, रिक्वायरमेंट आती है, कागज मिल गया, पीडीएफ मिल गई, पीडीएफ पढ़ के, या स्टोरी मिल गई जीरा पे, स्टोरी पढ़े और स्टोरी पढ़ के लिखना चालू किए, उस समय ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो। बात से समझना, ये टेस्टिंग टेक्निक नहीं है, ये टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स। क्लियर है। तो टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स में क्या क्या है तुम्हारा, तो ये एरर गेसिंग क्या है मालूम है, ये भी है कि हम लोग गेस करते हैं, मतलब फंक्शनैलिटी देख के, अब देखो, अब वही कह रहे हो एक्सपीरियंस, इससे एक्सपीरियंस एरर गेसिंग करने में, हाँ जरूरत होती है किसकी, एक्सपीरियंस की। और एक चीज और, एक्सपीरियंस प्लस, वैसे जहाँ कॉम्प्लेक्स, मतलब देखो हम लोग जब काम किए होते हैं, जो जैसे एक्सपीरियंस की बात करें, जो टेस्टिंग किया है, जैसे मान लो कोई किसी को टेस्ट करे, कोई, जैसे मान लो हम एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, किस पे, ई कॉमर्स, मान लो हमको एक काम मिला ई कॉमर्स एप्लीकेशन, और इसके पहले हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे काम किए, तो हमको ये महसूस हुआ होगा ना कि किस किस एरिया में अक्सर डिफेक्ट ज़्यादा आते हैं, किस एरिया में डिफेक्ट ज़्यादा आते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने देखा, अब मेरा एक्सपीरियंस रहा, हम 1 साल 2 साल पहले भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन में काम किए थे, बाद में एक नए प्रोजेक्ट में आए, वो भी उनका भी ई कॉमर्स है। अब हमें कहा गया टेस्ट केस लिखने को, हमसे कहा गया, तो हमको अंदाजा है, ये अंदाजा क्या है, जैसे हमको अंदाजा था कि यार जहाँ कैलकुलेशन होती है वहाँ डिफेक्ट क्या आता है, ज़्यादा आता है। जैसे कहा, जब कोई प्राइस सेलेक्ट करते हैं उसमें जीएसटी लगता है, डिस्काउंट करता है, तो वो लगता है, ऐसी जगहों पे क्या होता है, डिफेक्ट ज़्यादा आता है। समझ रहे हो, अगर हमको ऐसा महसूस हो रहा है, वैसे ऐसी जगहों पे हम देखते हैं, जो जगह क्या, जहाँ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जहाँ क्या है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, अक्सर वहाँ डिफेक्ट आने के चांस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो हम अंदाजा लगा लिए, इससे नहीं हम डिफेक्ट ढूंढ लिए। अब हम जब टेस्ट केस लिखने लगे, उस टाइम पे हमको लगा कि ये फंक्शनैलिटी थोड़ी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, या अपने प्रायर एक्सपीरियंस से, पिछली कंपनी के एक्सपीरियंस से ये आइडिया है कि इस मॉड्यूल में ज़्यादा डिफेक्ट आते हैं,
तो हम जब टेस्ट केस लिखेंगे उस टाइम पे हम थोड़ा चौकन्ना हो जाएंगे कि यार यहाँ तो डिफेक्ट क्या आता है, ज़्यादा आता है, तो इसका जो टेस्ट केस लिखना होगा बड़ा ध्यान से लिखेंगे और सोचेंगे कुछ भी जल्दी कुछ भी मिस ना। मतलब एरर गेसिंग का यही मतलब है कि हम लोग क्या कर लेते हैं, ये गेस कर लेते हैं कि किस मॉड्यूल में या कहाँ ज़्यादा डिफेक्ट आते हैं। वही है ना एरर गेसिंग, कि भविष्य में ऐसा नहीं एरर आई है, भविष्य में कहाँ एरर आने का चांस ज़्यादा है, हम गेस कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, किससे, अपने एक्सपीरियंस या फिर इससे भी। ये एक्सपीरियंस ही, जैसे मान लो क्या, तो अपने एक्सपीरियंस में हमने ये देखा कि जैसे जहाँ पेमेंट कर रहे हैं, जहाँ कैलकुलेशंस हो रहे हैं, है ना, वहाँ पे कई बार चीज़ें क्या हो जाती हैं, मिस हो जाती हैं। तो उनका जो टेस्ट केस लिखेंगे तो हर चीज़ लिखेंगे। जैसे टेस्ट केस लिखना होगा उसका, जब पेमेंट कर रहे हैं तो अमाउंट डालना, उसमें हर चीज़, जैसे 100 रुपये का सामान है, पेमेंट बटन पर क्लिक किया तो अपने पेज पे वहाँ 100 रुपये ही लिखा आ रहा है, कुछ और लिखा हुआ नहीं आ रहा है। फिर इसके ऊपर GST ऐड हो रही है, फिर डिस्काउंट घट रहा है, फिर कूपन कोड लगा रहे हो, कूपन कोड एक्सपायर कूपन कोड भी हो सकता है, कूपन कोड गलत भी हो सकता है ना, तमाम तो कंडीशन होंगी ना। तो वहाँ हमको लगेगा कि यार यहाँ डेवलपर से भी मिस होने के चांस हैं। तो मतलब वही है, जहाँ जो सिनेरियोज क्या होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, या हम अपने प्रायर एक्सपीरियंस से जहाँ देखते हैं। जैसे मान लो कोई एप्लीकेशन है, जैसे कोई एप्लीकेशन है उसकी वाली, जैसे मान लो कोई एप्लीकेशन है उसकी इंश्योरेंस से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं ना, गाड़ी का भी होता है, हेल्थ का भी होता है ना, बहुत सी चीज़ों का होता है, मकान का होता है, घर का होता है, बिजनेस का होता है, तरह तरह के। अब इंश्योरेंस एप्लीकेशन में काम मिला, तो जैसे अगर हमने काम किया तो हमें अंदाजा है कि इंश्योरेंस में क्या होती है, डेट बड़ी मैटर करती है ना, किस तारीख को लिए हो, डेट खत्म हो गई तो कुछ नहीं मिलेगा, डेट ये है तो ये होगा वो होगा, है ना, डेट बहुत मैटर करता है कि नहीं। और फिर या फिर तुम्हारा जो है एक्सपीरियंस, वो इंश्योरेंस कब एक्सपायर होगा, कब मेच्योर होगा, दुनिया भर की बातें होती हैं कि नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो वहाँ हमारा दिमाग करेगा यार, ये आएगा क्या, डेट में एरर आने के चांस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, बड़ी हैं। तो हम जब टेस्ट केस लिखेंगे और जहाँ फंक्शनलिटी देखेंगे, और फंक्शनलिटी में जहाँ डेट्स का जिक्र होगा उसको बहुत ध्यान से टेस्ट केस लिखेंगे, देखेंगे कुछ छूटने ना पाए। बस ये पांचों टेक्निक्स हैं जो हमें टेस्ट केस लिखने में गाइड करती हैं। अगर इनका सही से इस्तेमाल करके हमने सही टेस्ट केस लिख दिए, तो अब जो भी टेस्टिंग करेगा या हम ही टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग का रिपोर्ट क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। वो टेस्टिंग क्या होगी, इफेक्टिव, मतलब कम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा, अगर हम ये टेक्निक्स का यूज करेंगे तो। क्लियर। तो भाई ये तो तैयार करो यार, पांचों टॉपिक वहाँ उसमें तो होगा ना। अब तो तुमको कुछ आइडिया है, हम नहीं कह रहे एग्जैक्टली सारे वर्ड बोल दोगे तभी माना जाएगा, अरे 2-4 वर्ड इधर उधर भी होगा तो बस उसकी जो मूल बात है, वो वर्ड उसके अंदर रहे तुम्हारे डिफिनेशन में या तुम्हारे आंसर में, बाकी चले, ठीक है। और अच्छा उसका बताओ तुम लोग, जेसन का, अच्छा जेसन, अच्छा वो तो तुम लोग एसर्शन किए, सबसे ऊपर वाला। यार ये ट्राई करके देखे कि नहीं भाई, ये इतना देख लो यार, क्योंकि ये भी तुमको बताएं, जैसे ये क्वेश्चन, मतलब ये तो तुम अब देख ही लिए हो, ये इंटरव्यू में खूब पूछते हैं, बस इतना तो एकदम रट डालो। तुमसे कहेंगे सीधा सीधा कि पोस्ट का रेस्ट एश्योर्ड पे कोड लिखो, अक्सर इंटरव्यू अक्सर कहेंगे बस पोस्ट का एकदम याद होना चाहिए कि रेस्ट एश्योर्ड लिखोगे, याद है ना, डॉट गिवन डॉट आथ डॉट बेसिक डॉट कंटेंट टाइप डॉट एक्सेप्ट डॉट बॉडी डॉट, यही लिख दो। और लिखने में जब लिखोगे, इंटरव्यू में लिखवाएगा तुमसे, तो इसमें वैल्यू नहीं डालनी, यूजर नेम पासवर्ड इसे खाली छोड़ देना। और इसके बाद ये तो डालोगे ही, एप्लीकेशन स्लैश जेसन ये भी लिखोगे। अब बॉडी में कुछ भी ऐसे लिख देना, ऐसे लिख देना, मतलब
जेसन स्ट्रिंग रहेगी वो यहाँ पे भेज दी जाएगी। और फिर पोस्ट में यहाँ पे ऐसे बस लिख देना क्या, हमारे पास यूआरएल थोड़ी दे रहा कंपनी, वो तुमसे ये कहेगा कि पोस्ट का रिक्वेस्ट भेजने का क्या लिख दो, कोड लिख दो, तो कोड ये पूरा लिख दो और डमी वैल्यूज उसमें क्या कर दो, भेज दो। फिर ये लिख दो, रिस्पॉन्स ले लो और फिर इतना कोड लिख दो, इससे आ गया। और ज़्यादा से ज़्यादा फिर उसमें वो कह दे तुमको, तुरंत कह देगा ऐसे कि, या ऐसे कह देगा कि एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, और फट से ऐसे बना देगा। वो कहेगा कि यार ऐसा रिस्पॉन्स है, कैसा, मान लो ऐसे, बहुत सिंपल ही पूछ लेगा, कहेगा ऐसे, या उसके पास ऐसे बता देगा, लिख देगा क्या, और 1 मिनट, क्या लिख देते हैं, लिख देते हैं क्या, क्या नेम, और लिख देते हैं सपोज करो क्या, एज, यहाँ कुछ भी ऐसे कुछ भी नंबर डाल देते हैं, और नीचे आगे ऐसे लिख देते हैं क्या, एड्रेस कोलन, अब इसके बाद ऐसे, फिर यहाँ हो सकता है यहाँ फिर ये लिखा हो क्या, क्या परमानेंट, और क्या कोलन, और फिर उसकी क्या होगी कोई वैल्यू, और एक है मान लो एक परमानेंट है, और एक है मान लो क्या रेजिडेंशियल। अब कहेगा तुमको रेजिडेंशियल की वैल्यू, रिस्पांस में ऐसे रिस्पांस आएगा, ऐसे लिख देगा, और रेजिडेंशियल की वैल्यू जो है उसको क्या करो, मैच करो, या उसको क्या करो, टेस्ट करो, या उसको निकालो। तो सोचो तुम्हें इतना कोड लिखना है, देखो इतना लिख लोगे, इतने से तुम्हें मिल जाएगा क्या, रिस्पांस, इससे मिल जाएगा तुम्हें किसमें, जेसन मिल जाएगी, जेसन स्ट्रिंग में। और इसके बाद फिर तुम्हें करना क्या है यार, तुम तुरंत समझ जाओगे, अच्छा न्यू जेसन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर मेथड कॉल करेंगे गेट जेसन ऑब्जेक्ट, की भेजेंगे क्या, एड्रेस, पा जाएंगे क्या, एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में डॉट मेथड कॉल करेंगे गेट स्ट्रिंग, और भेजेंगे क्या, रेजिडेंशियल, पा जाएंगे उसका क्या, एड्रेस। यही 2 लाइन 3 लाइन और लिख देंगे, यही 2-3 लाइन और लिख देंगे, बस इतना लिखवाएगा तुमसे, या तुमसे कहेगा गेट भेज दो, या तो कहेगा पुट भेज दो, पैच। वैसे पुट पैच में क्या रखा है, चाहे पुट हो, चाहे पोस्ट हो, चाहे पैच हो, पुटवा सेम रहेगा यार, बस यहीं क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा। उसमें भी तो बॉडी चाहिए, बॉडी सारे मेथड ऐसे ही रहेंगे, बस जब गेट और डिलीट वाला कोड लिखोगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, बाकी सारा कोड क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा हाँ, गेट और डिलीट वाले में कंटेंट टाइप का क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि तो कंटेंट नहीं भेज रहे हो, बस यही कोड लिखना। क्लियर है? अच्छा तो यार थोड़ी सी प्रैक्टिस कर डालो सब लोग। अच्छा एक चीज़ और बता दें तुमको, और इसमें देखो क्या होता है, जैसे देखो एपीआई 2 टाइप की होती है। एपीआई कैसी होती है, 2 टाइप की होती है। कुछ होती हैं पब्लिक एपीआई जिनको बोलते हैं, जो फ्री में अवेलेबल होती है, जिनके लिए तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे उनका यूआरएल ले आओ, रिक्वेस्ट मारो, चली जाएगी। और कुछ ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, प्राइवेट बोलो या जिसे बोलो क्या, सिक्योर एपीआईज होती हैं। सिक्योर एपीआईज कौन सी होती हैं, जिनमें यूज़र नेम और मतलब वो सबके लिए नहीं होती, भैया जो यूआरएल है बड़ी बात नहीं है, यूआरएल भी ले आओ, यूज़र नेम ले आओ, पास से LLCRM है, ये क्या है, सिक्योर है। हिट करनी है रिक्वेस्ट तो तुमको यूआरएल भी चाहिए, जो सब कुछ चाहिए, साथ यूज़र नेम और पासवर्ड। पहले तुम यूज़र नेम पासवर्ड से पहले सर्वर तुमको ऑथेंटिकेट करेगा तुम सही आदमी हो भी कि नहीं हो, पहले ऑथेंटिकेट करेगा, इसके बाद तुम्हें क्या करेगा, एथराइज करेगा। क्या करेगा, एथराइज। ये इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं, क्या जानते हो, ऑथेंटिकेशन वर्सेस एथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है जब सर्वर तुम्हारी इंफॉर्मेशन क्या करता है, चेक करता है, उसी को बोलते हैं क्या, ऑथेंटिकेशन। अब वहाँ 2 बातें हो सकती हैं, या तो इन्फॉर्मेशन तुम्हारी सही है या तो इन्फॉर्मेशन गलत है। अगर इन्फॉर्मेशन गलत है तो तुमको वापस भेज देता है,
और सही है तो तुमको एथराइज कर देता है कि तुम अब वहाँ से डेटा उठा सको। इसीलिए याद रखना, तो पूछेंगे ऑथेंटिकेशन क्या है, पूछेंगे ऑथेंटिकेशन क्या है, ऑथराइजेशन क्या है, तो कहोगे व्हेन वी आर सेंडिंग यूजर नेम पासवर्ड या ये कहो कि क्रेडेंशियल्स, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है, सर्वर ऑथेंटिकेट्स वेदर दैट credentials are correct or incorrect. After that it is authorized to access that resource, मतलब API में जहाँ सर्वर पे जो रिसोर्स या चीज़ रखी है तब उसको एक्सेस कर देना। फिर ये बोलना होगा ऑलवेज ऑथेंटिकेशन, फर्स्ट ऑथेंटिकेशन विल हैपन देन एथराइजेशन विल हैपन। पहले ऑथेंटिकेशन होगा इसके बाद एथराइजेशन। और अच्छा कितनी बार एथराइज करेगा ना बार बार यार, हर बार रिक्वेस्ट भेजते हो तो हर बार क्या भेजते हो, यूजर नेम पासवर्ड ना, वो तो पोस्टमैन में एक जगह सेट हो गया था लेकिन हर बार जा तो रहा था ना। ऐसा थोड़ी ना एक बार भेज दिया अगली रिक्वेस्ट में नहीं भेजोगे, अगली रिक्वेस्ट में भी भेजो। क्लियर है ये? लेकिन एक बात और बता दे, अब तुम लोग सुन लो, वो ऐसा एक एप्लीकेशन हमको ढूंढना पड़ेगा। एक ऑथेंटिकेशन, एक है क्या नो ऑथ, एक क्या है बेसिक ऑथ, दो हो गए ना, नो ऑथ बेसिक ऑथ। एक होता है ओ ऑथ, एक है क्या ओ ऑथ। ये भी एक टेक्निक है, किसके लिए, मतलब एपीआई से डेटा उठाना है तो बहुत सी जगह बिना ऑथेंटिकेशन के हो जाता है, बहुत सी जगह यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है, मतलब उसे क्या बोलते हैं बेसिक ऑथ। और बहुत सी जगह मांगता है क्या ओ ऑथ। ओ ऑथ क्या है यार, ओ ऑथ भी ना ऑथेंटिकेशन का एक क्या है मैकेनिज्म ही है, ऑथेंटिकेशन का एक मैकेनिज्म है। और एक चीज और बता दें, पहले जो आया था इसका नाम क्या था, ओ ऑथ 1.0, फिर क्या आया ओ ऑथ 2.0, फिर क्या आया ओ ऑथ 3.0। और तुमको क्या बताना है, तुम क्या यूज करते हो ओ ऑथ 2.0। तुम कहोगे सर जी इसमें क्या होता है ना, अरे यार जैसे ये देखो यहाँ मेथड है कि नहीं, कहाँ गया, लो ऑथ लिखा है, डॉट क्या लिखा है बेसिक लिखा है ना ओ ऑथ, या क्या लिखा है ओ ऑथ 2। तो जिनका ओ ऑथ वाला रहेगा ना वो लोग ये मेथड कॉल करते। जैसे तुम लोग कई बार ऐसा कोड लिख दो डॉट बेसिक ना, तो कहेगा कौन कौन सा यूज किए हो, तो तुम कहना बेसिक ऑथ भी यूज किए हैं और कौन सा यूज किए ओ ऑथ 2.0 या ओ ऑथ 2.0। और बताओ अच्छा बेसिक वाले में क्या भेज रहे थे यूजर नेम पासवर्ड, और ओ ऑथ 2 में क्या मांग रहा है, चलो एक्सेस टोकन। ये तो वाला तो जानते ही हो बेसिक वाला ना, चलो ये वाला लिखते हैं, ऐसे लिखोगे। अगर वो कह दिया कि नहीं भाई हमको कैसा दो ओ ऑथ वाला लिखो, तो ऐसे लिखना ओ ऑथ 2। अब यहाँ क्या मांग रहा है एक्सेस टोकन। अभी कहोगे सर जी एक्सेस टोकन क्या है, कैसे मिलेगा, ओ ऑथ 2.0 सिक्योरिटी के लिए दिया गया है यार, बस यूजर नेम पासवर्ड से ओ ऑथ 2.0 में लॉगिन नहीं होता। जानते हो क्या होता है, तुम अब देख लो क्या क्या मांगते हैं ये लोग। अगर ओ ऑथ 2.0 यूज़ करोगे तो वो लोग तुमसे मांगेंगे क्या मालूम है, यूजर नेम याद रहेगा और पासवर्ड और से क्या सिक्योरिटी टोकन, 3 चीज हो गया। अभी खत्म नहीं हुई बात, और फिर क्लाइंट आईडी, ठीक, सीक्रेट की, फिर ग्रैंड। ये 6 चीज भेजोगे तब तुमको देगा, हाँ ऐसे नहीं देगा वो, ऐसे नहीं। अब लेकिन यार ऐसे तो 6 चीज भेजेंगे हर बार तो थोड़ी दिक्कत होगी ना। तो ध्यान से देखो पहले क्या होगा, सबसे पहले तुम एक रिक्वेस्ट भेजोगे और उस रिक्वेस्ट में ये 6 चीज डाल के भेजोगे।
तो वो रिक्वेस्ट तुमको क्या देगी, रिस्पॉन्स देगी। रिस्पॉन्स में पाओगे एक जेसन, और उसी जेसन के अंदर रखा होगा क्या, एक्सेस टोकन। क्या रखा होगा, एक्सेस टोकन। और वही एक्सेस टोकन तुम यहाँ पे मांग रहा है ना पैरामीटर में, देखो OAuth तो क्या मांग रहा है। जैसे अगर ये OAuth वाला रहा होता तो जैसे कहते हैं, लिख देते हैं OAuth 2.0 डमी रेस्ट एश्योर्ड बेसिक होस्ट मेथड एंड गेट एक्सेस। देख लो, ये याद कर लो, कंपनी में यही बोलना है इंटरव्यू में। बेसिक तो तुम लोग सीख गए हो, लेकिन देखो ये बोलना नहीं है, इसका ये दे देते हैं तुमको। लो मेरे भाई, ये कोड चलेगा, देख रहे हो क्या लिख रहे हो, गिवन है और क्या है, कंटेंट टाइप है, ये जो भी है जरूरी नहीं है यही हो कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप कुछ और भी हो सकता है। क्या मांग रहे हो, ग्रांट टाइप, क्लाइंट आईडी, बस। और चलो ठीक है, यही देखो, लिख देते हैं। ये देखो, ये वाला ये कोड, ये कोड दिख रहा, क्या लिखोगे, रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन, ये तो लिखते थे, फिर क्या लिख रहे हो, फॉर्म परम, इस तरह से क्या क्या डाल रहे हो, ग्रांट टाइप, क्लाइंट आईडी। क्लाइंट आईडी कहाँ से पाओगे, तुमको देगा, हमारे मिलेगी तुमको, क्लाइंट सीक्रेट मिलेगा, यूज़र नेम मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, पासवर्ड के साथ जोड़ना है क्या, सिक्योरिटी टोकन। ये जब 6 चीज़ लेके और फिर क्या भेजोगे, देखो ध्यान से, क्या भेजोगे, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजो, क्या भेजोगे, पोस्ट रिक्वेस्ट, तो पाओगे क्या, रिस्पॉन्स। अब इस रिस्पॉन्स में से देखो ध्यान से, न्यू करोगे जेसन, और नहीं पहले क्या लिख दो, क्या लिख दें, अच्छा न्यू जेसन क्या ऑब्जेक्ट, और यहाँ लिखोगे क्या, रिस्पॉन्स डॉट गेट बॉडी डॉट एज प्रिटी स्ट्रिंग, और इसके बाद मिल जाएगा तुमको क्या, जेसन का लिख देते हैं जेसन। अच्छा, क्या गड़बड़ हुआ है, हाँ हमारा वाला ये है ना, ये आ गया। अब ये जेसन OAuth और लिखेंगे, जानते हो क्या, डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ लिखेंगे, वहाँ एक की होगी रिस्पॉन्स में, उसका नाम होगा क्या, एक्सेस टोकन। तो जब ये की भेजेंगे तो उसके सामने जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, एक उसमें वेरिएबल में आ जाएंगे, और फिर उसी को यहाँ पे भेज देंगे। अक्सर कंपनियों में यही यूज OAuth 2.0। ये तुमको ऐसा नहीं है, तुम यूजर नेम पासवर्ड ही तुमको मिलेगा, लेकिन तुमको इंटरव्यू में बोलना है,
कि तुम्हें ये बोलना है कि वी आर यूजिंग OAuth 2.0, इन दिस वी आर सेंडिंग अ पोस्ट रिक्वेस्ट, इन दिस वी आर सेंडिंग अ पोस्ट रिक्वेस्ट एंड पासिंग, फिर लिखोगे क्या, यूजर नेम, पासवर्ड, क्लाइंट आईडी, सीक्रेट की, सिक्योरिटी टोकन, ग्रांट टाइप, ये 6 नाम लेना है। देन फिर कहोगे देन वी विल गेट ए रिस्पॉन्स, इन रिस्पॉन्स वी विल गेट एक्सेस टोकन, दैट टोकन वी विल स्टोर इन अ वेरिएबल एंड वेयर एवर रिक्वायर्ड, जब भी कोई API हिट करेंगे तो वही टोकन की वैल्यू वो करेंगे, क्या करेंगे, भेज देंगे। अच्छा मान लो यही एक क्लास है, इस क्लास के अंदर 20 मेथड हैं और 20 में हम लोग API हिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, API हिट कर रहे हैं, तो एक्सेस टोकन तो सबके लिए क्या होगा, सेम ही होगा। तो जानते हो जब हम लोग ये वाला कोड चलाएंगे ना, इस वेरिएबल को, एक्सेस टोकन को, इसको बना देंगे ग्लोबल या स्टैटिक, या बना देंगे ऊपर रख देंगे ना, ऊपर रख देंगे तो उसमें वैल्यू चली जाएगी और फिर 20 लोग उसको क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। तो बार बार कुछ नहीं करना, सीधे रिक्वेस्ट जाएगी टोकन से, मतलब सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, टोकन जनरेट करना होगा। टोकन जनरेट करने का ये तरीका है, तुम्हें याद रखना है, ये नाम बोलना है कि हम पहले एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड, क्लाइंट आईडी, सीक्रेट की, सिक्योरिटी टोकन और ग्रांट टाइप, ये 6 चीज़ भेजेंगे तो फिर क्या पाएंगे, रिस्पॉन्स में एक्सेस टोकन पाएंगे। वो एक्सेस टोकन हम एक ग्लोबल वेरिएबल में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे और उस वेरिएबल को फिर एवरी रिक्वेस्ट में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, जैसे यहाँ यूज कर रहे हैं ना। आई बात समझ में? तो ये याद रखना है भाई, ये बोलना है, और ये पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना भेज देख लो यार, और इस तरह से डेटा निकालना देख लो, ठीक है। और ये हाँ, ये तो नॉर्मल तरीका है, ये तो क्या है, नॉर्मल तरीका। वैसे एक चीज़ और बताएं, एक तरीका और है डेटा निकालने का, जैसे अभी हम तुमसे कहें डेटा निकालो तो डेटा निकाल रहे हैं हम लोग, एक डेटा निकालने का और तरीका है जिसको बोलते हैं जेसन पाथ। क्या बोलते हैं, जेसन पाथ। जैसे देखो HTML में भी डेटा होता है, HTML में भी डेटा होता है, अगर तुमसे कोई कहे HTML या XML से डेटा निकालो तो तुम निकाल सकते हो जावा का इस्तेमाल करके। वैसे ही तुम किससे डेटा निकाल सकते हो, जेसन से भी निकाल सकते हो, जावा वो निकाले ना हम लोग org.json करके निकाल रहे हैं ना। अब जैसे HTML या XML से डेटा निकालने के लिए एक तरीका और भी तो ढूंढने का, XPath है कि नहीं है, वैसे ही अच्छा सोचो, अगर तुम्हारे पास XPath वाली टेक्निक ना होती, तब किसी का एलिमेंट को ढूंढना होता तो तुमको बहुत टेढ़ा मेढ़ा लिखना पड़ता, तब तुम्हें क्या लिखना पड़ता, इसीलिए तो वो लोग बनाए क्या, XPath। तो ऐसे ही एक चीज़ और बनी है क्या, जेसन पाथ। मतलब जो यार तुमको इतना लिखना पड़ रहा है ना, जैसे इसका लिख रहे थे इतना ड्रामा ना, सीधे ऐसे लिख दोगे यार, तो कैसे, डॉलर लिख दोगे क्या, एड्रेस डॉट रेजिडेंशियल आ जाएगा। जैसे मान लो ऐसे रहा होता, रेजिडेंशियल रहा होता, रेजिडेंशियल में भी रहा होता मान लो क्या, जैसे परमानेंट है, परमानेंट की वैल्यू भी क्या है, एरे, एरे में भी मान लो क्या है, 2 ऑब्जेक्ट है, एक मिनट देखो, एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारा मान लो क्या, एक ऑब्जेक्ट है ये, अब उस ऑब्जेक्ट में तुम डाल दो क्या, इस ऑब्जेक्ट में डाल दो मान लो क्या तुम्हारा, एक क्या है, एक सिटी का और एक है किसका, सिटी का, और एक है मान लो सपोज करो किसका, विलेज का, एक और ऑब्जेक्ट है। और इसमें कोई कहे क्या, यहाँ मान लो फिर इसमें है क्या, इसका मान लो लिख दें क्या, आउटसाइड का ये। अब कोई तुमसे कहे, देखो जरा, अब कहे निकाल लोगे ना वैसे तरीका जो बताए हैं, लेकिन जेसन पाथ में कितना लिखना पड़ेगा मालूम है, सिर्फ इतना लिखोगे। अगर कोई कहे जेसन पाथ इसका लिखें तो हम लिखेंगे क्या, डॉलर, फिर लिखेंगे क्या, एड्रेस डॉट, फिर क्या लिखेंगे, परमानेंट। हमको मान लो इनसाइड की वैल्यू निकालनी है जो XYZ है,
परमानेंट के अंदर क्या है, एरे एरे है, एरे में कितनी ऑब्जेक्ट है, दो, तो लिखेंगे परमानेंट, लिखेंगे क्या 1 और डॉट लिखेंगे क्या, ये कुछ ऐसे नहीं है तुम्हारा जैसे एब्सोल्यूट एक्सपाथ जब लिखते थे HTML है उसके अंदर टेबल 4 ऐसे, बस ऐसे लिख दो। इसे बोलते हैं क्या, जेसन पाथ। ये भी तो बढ़िया है ना, उससे ज़्यादा आसान है कि नहीं। देखो उसकी उससे तुम्हें समझ हो गई होगी अब चीज़ों की, लेकिन हाँ अब हम लोग इस तरह से लिखेंगे क्या, सीधे। क्लियर है ये। तो एक तो चीज़ है OAuth 2.2, यार ऐसा कोई एप्लीकेशन फ्री में मिलना मुश्किल है जहाँ OAuth 2.0 यूज हो रहा है। नहीं तो अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन मिले, लेकिन तुम लोग देखो मिल भले नहीं रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, तुमको अंतर तो समझ में आ गया ना। तुमको इंटरव्यू में ये चीज़ बोलनी है, क्या बोलना है कि जी एक रिक्वेस्ट भेजेंगे जिसमें 6 क्या रहेंगे, जिसमें यूज का वहाँ पोस्ट याद रखना है। OAuth 2.0 वाले क्या करते हैं, वो वाले पहले एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं, उस पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या क्या रहता है, यूज़र नेम, पासवर्ड, क्लाइंट आईडी, सिक्योरिटी टोकन और सीक्रेट की और ग्रैंड टाइप, ये 6 नाम याद रखना। और फिर ये याद रखना है जब रिक्वेस्ट भेजोगे तो क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स में एक की रहेगी क्या, एक्सेस टोकन, जेसन आएगा जो उसमें की रहेगी क्या, एक्सेस टोकन, उसके सामने रहेगी क्या, वैल्यू, बस वही निकालना है। जब एक बार वो निकल के आ गई, उसको एक वेरिएबल में क्या कर देना है, जैसे हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे होते तो हम एक्सेस टोकन वाले वेरिएबल को मान लो ये है, जैसे कोड लिख रहे हैं ये, अब मान लो यहाँ कई टेस्ट केस है, सबको यूज़ करना है ना, तो मेरे भाई हम एक्सेस टोकन को यहाँ क्या बना देते, ऐसे यहाँ बना देते। अब इससे क्या बेनिफिट रहता, अब ये एक्सेस टोकन जो है और यहाँ पे हम क्या कर देते, ये हो जाता। अब दूसरा टेस्ट केस चलता, पहले में लॉगिन कराते, फिर मान लो कौन सा टेस्ट केस है मेरा पहले के बाद, मान लो पहला टेस्ट केस था टेस्टन जी का, फिर यहाँ पे कौन सा है, पब्लिक वाइड, एक मान लो क्या है, वेरीफाई, मान लो कुछ भी है, डील्स। अब एक टेस्ट केस ये है ना। अब यहाँ लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी क्या लिखेंगे यहाँ @ यहाँ लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो सीधे क्या करेंगे, जो रिक्वेस्ट भेजेंगे उसमें एक्सेस टोकन सीधे क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। आई बात कुछ समझ में, तो याद रहेगा ये, एक एक्सेस टोकन और एक क्या करना है तुमको, हम लोग को देखना है क्या, जेसन पाथ। और भाई हाँ वो तैयार करो आज जो ये बताया गया है क्या, हाँ जो ये जो 4-5 हैं भैया, जो अगर नोट्स मिली है तो एकदम भैया उसको क्या करो, उसको एकदम गो थ्रू करो, समझ रहे हो।